Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik और आज की वीडियो होने वाली है ऑन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व विच इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन स्टैटिस्टिक्स. So let's crack it series के under, as you know who all have been watching the videos, that we are covering the psychology based syllabus of undergraduation level जो कि आपके काफ़ी सारे entrance examinations के लिए useful है, and we have already covered a lot of papers and their topics. और statistics पे हम लोगों ने कल शुरू कर दिया था. In yesterday's video, if you remember, we discussed a lot about what is descriptive stats, mean, median, mode क्या है, standard deviation, quartile deviation. So I hope आप लोगों को उस वीडियो से सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. तो ऐसे ही आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का. सो व्हाट इज दिस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व विच इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन कर्व और द कर्व ऑफ एरर. ये तीनों नाम आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. सो ओरिजिनली तो क्या है कि ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है 1773 के अराउंड एक मैथमेटिशियन थे हुज नेम वाज डी मुआवरे. ठीक है, सो इट इज DEMOIVRE. सो डी मुआवरे नाम के जो मैथमेटिशियन थे 1773 के आसपास, इन्होंने डेवलप की थी एक इक्वेशन विच वाज टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि जो गैम्बलिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं कि सॉर्ट ऑफ सट्टेबाजी जिसे बोला जाता है नॉर्मल हिंदी भाषा में. सो जो गैम्बलिंग होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए डी मुआवरे ने इक्वेशन डेवलप की थी विच वाज वेरी सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. लेकिन बाद में इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व विद इट्स नेम वाज रीडिस्कवर्ड बाय टू पीपल, गॉस एंड लाप्लास. तो इन दो लोगों ने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को रीडिस्कवर किया था एंड इसी वजह से इट इज ऑल्सो नोन एज योर गॉसियन कर्व. अब क्या फायदा क्या है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का, वो देखने से पहले जरा मैं आपको झलक तो दिखलाई दूं कि क्या है ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जिसके बारे में इतनी देर से बात हो रही है. सो दिस इज योर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, दिस इज हाउ इट लुक्स. ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं एक और एक्सिस डाल देती हूँ. ऑलराइट, सो दिस वन which is your standing line is your y-axis and this one which is your sleeping line is your x-axis. तो अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ तो this is a type of your normal probability curve. तो ये एक बेल की तरह लग रहा है ना. If you have ever visited any temple or anywhere, or if you have ever seen a bell, कोई टॉय के फॉर्म में भी अगर आपने बेल देखी है तो उसकी कुछ ऐसी शेप होती है. सो दैट इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो से कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है वो बेल शेप्ड कर्व है. ऑलराइट, हैव यू अंडरस्टूड? चलिए अब ये देख लेते हैं दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, व्हाई डू वी यूज इट. सो दीज थ्री आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस. पहली चीज ये हमें हेल्प करता है इन ट्रांसफॉर्मिंग आर रॉ स्कोर्स इनटू स्टैंडर्ड स्कोर्स. तो रॉ स्कोर्स यानी कि जो आपने रॉ डेटा कलेक्ट किया अपने सब्जेक्ट से, जब आप उनको कुछ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आपको उस चीज में हेल्प करता है. Secondly, it helps us to understand the percentile ranking of scores. तो scores एक चीज होती है और percentile rank एक चीज होती है. हो सकता है आपका स्कोर आया हो आउट ऑफ 100 मार्क्स का टेस्ट था, प्रोबेबली आपका स्कोर 74 आया, सो आपकी परसेंटाइल कुछ और बनेगी. सो ये जो स्कोर्स की परसेंटाइल रैंकिंग होती है, दैट यू सिक्योर द 99th परसेंटाइल और द 20th परसेंटाइल और 50th परसेंटाइल. सो वो हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. And it is widely used in hypothesis testing. Hypothesis क्या होती है डिस्कस किया था ना जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर कर रहे थे. इट इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन जो हम देते हैं अपनी रिसर्च को शुरू करने से पहले एज ए रिसर्चर कि हमें क्या लगता है इस रिसर्च का क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटकम आएगा. सो दैट इज व्हाट योर हाइपोथेसिस इज. और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को एनपीसी को काफी यूज किया जाता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, ये देखने के लिए कि कितनी डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं कि ये हाइपोथेसिस प्रूव हुई है या नहीं हुई. ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. और इसी पर्टिकुलर स्लाइड से बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं वो ऑलरेडी भी आ चुके हैं. इस स्लाइड पे मेंशन जो
कॉन्सेप्ट है उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम, सो मेक श्योर कि आप अटेंशन पे करें। सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के? पहली चीज ये बेल शेप्ड है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, वो आपको देख के भी नजर आ रहा है ना कि बेल की शेप है इसकी। सेकेंडली इट इज सिमेट्रिकल। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि अगर मैं इस बेल शेप्ड कर्व को बीच में से डिवाइड करती हूँ, ये आप लाइन देख रहे हो बीच में से, ये जो लाइन आ रही है जिसके ऊपर से करंटली मैं अपना कर्सर लेके जा रही हूँ, दिस लाइन इज देयर। तो ये लाइन यूजुअली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का पार्ट नहीं होती, ठीक है, ये मैंने जस्ट ड्रॉ की है ये दिखाने के लिए दैट दिस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज सिमेट्रिकल, यानी कि इसका जो लेफ्ट साइड है और इसका जो राइट साइड है वो एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, एज इफ ये मिरर इमेजेस हों। सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल इज, कि लेफ्ट एंड राइट साइड वुड बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल इफ आई डिवाइड अ फिगर फ्रॉम द बिटवीन ऑफ इट और फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट। सो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व सिमेट्रिकल भी है, बेल शेप्ड भी है। थर्डली इट इज यूनिमोडल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिमोडल? यूनिमोडल का मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के जो मीन, मीडियन एंड मोड होते हैं वो तीनों के तीनों इक्वल होते हैं एंड ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन द सेंटर। ये जो सेंटर है हमारा, ये सेंटर है ना, इसी सेंटर पे आपका मीन भी होगा, मीडियन भी होगा, मोड भी होगा। तो इसी वजह से तो हम कह पाएंगे ना कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, क्योंकि उसका मीन भी वही है, मीडियन भी वही है, मोड भी वही है, इक्वल है, एक ही जगह पे प्रेजेंट है, यूनिमोडल है। सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ यूनिमोडल ओवर हियर इज। तो आई होप आप लोगों को ये तो याद ही होगा कि मीन, मीडियन, मोड क्या था। कल की वीडियो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे थी उसी में हमने डिस्कस किया था, है ना, कि मीन आपका एवरेज है, मीडियन आपका पूरे डेटा का मिड पॉइंट है एंड मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डेटा पॉइंट। और फिर हमने न्यूमेरिकल्स करके भी देखा था कि कैसे हम अनऑर्गेनाइज्ड और ग्रुप डेटा के वर्सेस कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। सो अभी तक क्या ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की, कि बेल शेप्ड है जो कि दिख ही रहा है, ठीक है, सिमेट्रिकल है, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होगी, आइडेंटिकल होगी अगर मैं इसको सेंटर से डिवाइड करती हूँ, यूनिमोडल है यानी कि मीन, मीडियन, मोड इक्वल है और सेंटर में प्रेजेंट है। सेकेंडली इट इज कंटिन्यूअस एंड एसिम्प्टोटिक। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि ये जो कर्व है ये चलती ही जाती है, रुकती नहीं है कभी। और एसिम्प्टोटिक का मतलब मैं आपको इस फिगर की मदद से समझाऊंगी। सो आर यू ऑब्जर्विंग? अच्छा, मैं एक बारी फिर से आपका वो ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था ना दैट दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस वन इज योर x एक्सिस। तो ये y एक्सिस और x एक्सिस पे मैंने इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को ड्रॉ कर दिया। नाउ इफ यू सी कि ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यहाँ पे आप देख रहे हो, जहाँ पे मेरा कर्सर है, प्लीज फोकस ओवर हियर, यहाँ पे ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व x एक्सिस से टच नहीं कर रहा है ना, ना यहाँ पे कर रहा है टच, ना ही लेफ्ट साइड के पास x एक्सिस पे टच कर रहा है। एंड ये आगे भी ऐसे ही इंफिनिटी तक कंटिन्यू होता जाएगा स्ट्रेट वे में ही, एंड इट विल नेवर टच योर x एक्सिस। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ एसिम्प्टोटिक इज। क्लियर है सबको? तो एसिम्प्टोटिक का मतलब यही होता है कि हमारा जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है विच इज एसिम्प्टोटिक एंड कंटिन्यूअस, इट मीन्स दैट आवर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज नेवर गोइंग टू टच योर एक्स एक्सिस। नाउ व्हाई डू यू थिंक ये एक्स एक्सिस कभी टच नहीं करेगा? तो कल की वीडियोस में से किसी एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि साइकोलॉजी में एक ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता, या सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, उसमें रेशियो स्केल में हमने डिस्कस किया था ना कि रेशियो स्केल इज नॉट एज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन साइकोलॉजिकल कैलकुलेशंस, देयर इज नो ट्रू जीरो पॉइंट। तो यही इसी रीजन से ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कभी भी टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, क्योंकि कभी भी कोई भी मेजरमेंट आपकी जीरो नहीं आ रही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ asymptotic is, that it will never touch the x-axis and will continue till infinity. And another characteristics is that the highest ordinate of your normal probability curve is located at the center. हाईएस्ट ऑर्डिनेट तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है, सबसे बड़ी पीक कहाँ पे आ रही है इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की? सेंटर पे आ रही है ना। तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि ये जो साइड के जहाँ पे कम या छोटी पीक है, दीज आर योर द एक्सट्रीम वैल्यूज, की जो मोस्ट इंटेलिजेंट लोग हो गए जिनका IQ में भी 130 या 120 से भी अबव है, और मे बी एक एक्सट्रीम पे वो नॉट सो इंटेलिजेंट लोग हैं जिनको प्रोबेबली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जिनका IQ बिलो 70 है,
और यहाँ जो मोस्ट ऑफ द लोग जो फॉल करते हैं एवरेज आईक्यू में, तो वो आपका ये वाला पार्ट हो गया जहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डिनेट है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑन एन एवरेज फॉलिंग ओवर हियर। तो ये तो बस मैंने आईक्यू का एक एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट दिस इज व्हाट बेसिकली यू नो दिस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज आल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि ये जो एंड्स हैं वहां पे तो एक्सट्रीम स्कोर्स हैं चाहे किसी भी वैल्यू के हों, और जो मिडिल वाला पोर्शन है आपका सेंटर वाला पोर्शन है वहां पे सबसे ज्यादा लोग होते हैं, बिकॉज इट इज द मेजोरिटी द एवरेज पीपल हु आर ओवर हियर इन द सेंटर। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेक श्योर कि आप इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखें और इन टर्म्स का मतलब भी आपको समझ आए। ऑलराइट, एंड वन वेरी बिग सीक्रेट इज कि जब आप रिसर्च की फील्ड में आओगे, रिसर्च करना शुरू करोगे, सो यू विल रियलाइज दैट देयर इज एक्चुअली नो रियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज परफेक्टली नॉर्मल। ठीक है, हो सकते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल, लेकिन इतना परफेक्टली नॉर्मल हो जैसा ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है कि एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, एग्जैक्टली मीन मीडियन मोड इक्वल है, ऐसा रियलिटी में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली नहीं होता। सो दिस इज अ लिटिल सीक्रेट that when you will begin doing your research and all you will get to know। अब एक लास्ट चीज जो मुझे आज एनपीसी से रिलेटेड डिस्कस करनी है, पहली चीज है रिलेटेड टू द रेंज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है -3 टू +3 एसडी। एसडी क्या है? जिन्होंने कल डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स की वीडियो देखी है उन्हें तो पता होना चाहिए एसडी क्या है। एसडी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन टू +3 स्टैंडर्ड डेविएशन इज द रेंज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अगर आपका डेटा प्लॉट करते हुए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की इस रेंज से एक्सीड कर जाता है डेटा, तो होगा क्या कि योर डेटा विल कम टू बी स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, कि वो आपका इनसिग्निफिकेंट डेटा हो जाएगा, आप अपनी हाइपोथेसिस को जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, एंड राइट नाउ ओवर हियर आल्सो इस ग्राफ में आप देखो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बना हुआ है। यहाँ पे क्या है? लीस्ट वैल्यू क्या है? -3। यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और हाईएस्ट क्या है आपकी? +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। बीच में आपकी मीन लाई करिए। अब कभी कभी ना कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस इस टाइप के भी आ जाते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो डिस्टेंस क्या है? 68.26%। तो अगर आप ये डिस्टेंस थोड़ा सा अपनी मेमोरी में याद करके रख ले तो अच्छा होगा, बिकॉज उस वक्त उसे कैलकुलेट करने बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑलराइट, एंड थोड़ा tedious process भी हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट। सो -1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का डिस्टेंस तो आपका 68.26 है। बट समटाइम्स अ क्वेश्चन में ऑल्सो बी आस्क्ड कि मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का डिस्टेंस कितना है, तो वो इसका हाफ होगा, क्योंकि देखो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, हर जगह सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो बस आपका ये हाफ होगा। सो मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक का डिस्टेंस 34.13% है, और मीन से -1 स्टैंडर्ड डेविएशन का डिस्टेंस 34.13 है, सेम है। ठीक है, और फिर अगर कोई पूछ ले कि -1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू +1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में क्या डिस्टेंस है, सिंपली इन दोनों को ऐड करो और बोलो 68.26%। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बन सकते हैं कि -2 स्टैंडर्ड डेविएशन टू +2 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना डिस्टेंस है? इट इज 95.44। ठीक है, कोई अगर सवाल आ गया कि -2 टू -1 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना गैप है, तो इट इज 13.59%, और वही चीज प्लस वाले के लिए भी वैलिड है। फिर -3 स्टैंडर्ड डेविएशन टू +3 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना डिस्टेंस है? 99.73%। सो नॉट fairly the distance, but how many values are basically falling? What is the percentage of values or the percentage of data that is coming between -3 standard deviation to +3? ठीक है, और वही फिर -3 टू -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में 2.14% की वैल्यूज फॉल कर रही है। ऑलराइट, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आएंगे तो प्लीज उन्हें छोड़ के मत आना, उनको अटेम्प्ट कर लेना। और ये रेंज है हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की -3 टू +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी रेंज में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो हो जाता है कर्टोसिस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी कमिंग अप टुडे एट 6 PM उसमें हम कर्टोसिस डिस्कस करेंगे, स्क्यूनेस भी डिस्कस करेंगे। वो दोनों कॉन्सेप्ट्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो एज वेल।
So that is it for today's video. Thank you so much for investing your time and watching it till here. I hope कि normal probability curve से related आपके concepts आज की video से clear हो गए होंगे. And if you have any doubt, please feel free to reach out via the comment section, social media or email. So till then, please take care, study well, and we'll meet in the next video. Stay subscribed to Mind Review.